मैं डॉक्टर किरण बाला शर्मा आरएल सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज काला डेरा से मैं आज अपने बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ब्रिटेन के संविधान पर चर्चा करने जा रही हूँ। राजनीति विज्ञान का प्रत्येक विद्यार्थी जो ब्रिटेन के नाम से अवगत ही है, उसकी वस्तुस्थिति उसके संविधान में देखता है। ग्रेट ब्रिटेन एक स्वयंभू राष्ट्र है। यह यूरोपीय महाद्वीप का एक केंद्रीय राष्ट्र माना जाता है। वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड व ब्रिटिश चैनल के द्वीपों का संयुक्त रूप से संगठन होकर यह द्वीपों का राष्ट्र भी कहलाता है। ब्रिटेन का संविधान अपनी प्राचीनता एवं मौलिकता के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के संविधानों का प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन को माना जाता है। मूलतः ब्रिटेन का संविधान अपनी परंपराओं पर आधारित है। इसका इतिहास लंबा होने से यह जटिल प्रतीत होता है। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों की शासन व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित है। मुनरो के अनुसार सभ्य मानव ने धार्मिक प्रभाव पूर्व से, कानूनी प्रभाव रोम से, शिल्पकला प्रभाव यूनान से लिया है, किंतु राजनीतिक संगठनों के लिए मानव ब्रिटिश संस्थाओं का सदैव ऋणी होगा। ब्रिटिश संविधान निम्न तत्वों का संगठित रूप माना जाता है, जिसमें 3 प्रमुख तत्व इंगित किए जाते हैं। पहला उसका रूढ़िवाद, दूसरा ब्रिटेन का उदारवाद और तीसरा ब्रिटेन का समाजवाद। अब यहाँ हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटिश संविधान का विकास कैसे हुआ। ब्रिटेन के शासन व संविधान का जो रूप वर्तमान में दिखाई देता है, वह किसी एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। इतिहास की जटिल परिस्थितियों से प्रभावित व परिष्कृत स्वरूप के रूप में ब्रिटेन का संविधान उदित हुआ है। भूगोल, राजनीति, इतिहास, अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर यहाँ का संविधान विकसित होता रहा है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान निरंकुश राजतंत्र को शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक राजतंत्र में रूपांतरित किया गया है। ब्रिटिश संविधान के विकास क्रम को निम्न कालों में बांटकर विश्लेषित किया जाता है। प्रमुख राजाओं के पारस्परिक आक्रमणों, संघर्षों के फलस्वरूप अलग अलग कालों में अलग अलग शासन व्याप्त रहा, जिसको हम प्रमुख रूप से निम्न कालों के रूप में देखते हैं। पहला, एंग्लो सैक्सन काल। इस काल के अंतर्गत समाज में बुद्धिमानों की एक संस्था बनाई गई, राजा की जो राजा को सलाह देने की परिषद के रूप में, जिसे विटजेन मोट नाम दिया गया। यह इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती रही। दूसरा काल, जिसे हम नॉर्मन एक्जीवन काल के रूप में जानते हैं, यहाँ पर राजा को सलाह देने के लिए एक छोटी शाही परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें राजा के प्रमुख सलाहकार व्यक्ति राजा के माध्यम से स्थापित किए जाते थे। इसको नाम दिया गया क्यूरिया रेजिस। और एक बड़ी संस्था का भी इस काल में निर्माण किया गया, जिसमें कुछ सामान्य लोग भागीदारी करते थे, सलाह मशविरा करते थे। उसको नाम दिया गया महापरिषद। तीसरे राजा के काल को हम प्लेंटेगनेट काल और लंकास्ट्रियन काल कहा जाता है। इस काल में राजा हेनरी प्रमुख रहे। उन्होंने शाही परिषद, जिसे क्यूरिया रेजिस का नाम पूर्व में दिया गया था, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया। एक भाग प्रशासन की दृष्टि से, दूसरा भाग न्याय की दृष्टि से स्थापित किया गया।
और कालांतर में जाकर यह प्रशासनिक व्यवस्था आगे चलकर प्रिवी काउंसिल के रूप में उदित हुई। महापरिषद का भी स्वरूप आगे बढ़ता रहा, जिसमें आम जन समुदाय भागीदार होता चला गया और यहीं से ही, इसी काल से ही जनता से टैक्स लेने का प्रावधान भी शुरू होता है। इसके पश्चात का काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें राजा और प्रजा के बीच में दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी और प्रजा अपनी मांगों को राजा के सामने प्रस्तुत करने लगी और अपने हित में अपने अनुसार फैसले करवाने के लिए दबाव बनाना शुरू करती है, जिसे हम मानते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र तीव्रता से विकसित होने जा रहा है। 1215 का मैग्ना कार्टा बिल, जिसे अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है, ब्रिटेन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होता है। यहाँ पर इसके अंतर्गत राजा की निरंकुशता का अंत और मर्यादित राजतंत्र व विधि के शासन का प्रारंभ माना जाता है। इसके पश्चात पार्लियामेंट का उदय होता है। 1295 में बैठक और सभी वर्गों को आमंत्रित किया जाता है राजा के द्वारा, और यहाँ पर इस बैठक के अंतर्गत उच्च वर्ग के लोग, जिनके पास संपत्ति थी, जो धर्माधिकारी थे, जो सामंत थे, जो राजा के निकटस्थ थे, उनको लॉर्ड के रूप में लॉर्ड्स की स्थिति दी गई और सामान्य जन को, जिसमें आम किसान था, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, जो तर्क वितर्क करते थे लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, इन सभी को निम्न सदन में स्थान दिया गया और हम इसे मानते हैं ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के क्रम में प्रथम पार्लियामेंट के उदय के रूप में। उसके पश्चात ट्यूडर काल आया। इस काल के अंतर्गत राजा अत्यंत कठोर और निष्ठुर रहा, किंतु राजकीय शक्ति पोप से मुक्त हुई। आम जनता के कल्याण की सोच का विकास हुआ। इसके पश्चात स्टुअर्ट काल आया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड का राजा 1603 में जेम्स प्रथम राजा बना। चार्ल्स प्रथम निरंकुश दुराचारी रहा, अतः संसद ने 1628 में राजा से अधिकार याचना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे राजा की कुछ शक्तियों को प्रतिबंधित किया गया। किंतु 1642 से लेकर 1645 तक संसद के भंग होने के कारण वहाँ पर गृह युद्ध हो गया और उसके पश्चात 1660 में चार्ल्स द्वितीय को राजगद्दी प्रदान की गई। 1685 में एक बार पुनः संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रिवी काउंसिल में द्विस्तरीय व्यवस्था की गई, क्योंकि यहाँ तक आते आते प्रिवी काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ गई थी। अतः कुछ विशेषित लोगों को, जो राजा के ज़्यादा निकट थे, उन्हें कैबिनेट के रूप में और बाकी लोगों को अन्य मंत्रिमंडल के रूप में दर्शाया गया। उसके पश्चात जेम्स द्वितीय की मृत्यु हो गई, जो अत्यंत अत्याचारी होने पर जनता ने ऑरेंज जर्मनी के विलियम को आमंत्रित किया, जिसने आक्रमण करके इंग्लैंड के राजा के रूप में स्वयं को स्थापित किया। 1688 का वर्ष ब्रिटेन में मील का पत्थर साबित हुआ। संसद को उसके अनुसार अधिकार देने की स्वीकृति राजा ने प्रदान की। इसे स्वर्णिम क्रांति का नाम दिया गया। राजा की निरंकुशता पूर्णतः खत्म हो गई और संसदीय प्रभुसत्ता स्थापित हुई। एलिजाबेथ की पुत्री मेरी से उसका विवाह हुआ और इसके पश्चात एक अधिकार पत्र 1689 में जनता के लिए जारी किया गया, जिसमें संसद की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी गई। 1714 में राजकुमारी एन की मृत्यु के पश्चात हैनोवर वंश का शासक सत्ता पर आया।
किंतु शासन में अधिक रुचि नहीं लेने से शक्तियां संसद के पास खिसकती चली गईं और अंत में सर रॉबर्ट वालपोल ने कैबिनेट की अध्यक्षता करना शुरू किया। 1832 में मध्यम वर्ग के लोगों को मताधिकार, लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी, 1867, 1884, 1918 में क्रमशः मताधिकार व्यापक बना। सुधार प्रस्तावों द्वारा सामान्य पुरुषों को भी मताधिकार प्रदान किया गया। 1928 में महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ। 1970 के पश्चात तो ब्रिटेन में एक अलग ही व्यवस्था कर दी गई। अंततः ये माना जाता है कि 1400 वर्ष में पूर्ण लोकतांत्रिक संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन की जनता को प्राप्त हुई और यह विकास क्रम किसी एक दिन नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित होता हुआ अपने विकास मार्ग की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।